आज 2026 में ईरान एक बार फिर से सुलग रहा है। कहानी शुरू होती है अपने यूपी के बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर से। बाराबंकी का ये लाल ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है। ये वही किंतूर है जहां 6 अक्टूबर 1858 को बैटल ऑफ किंतूर लड़ा गया था। मामले से तंबाकू की वजह से पूरे देश का तख्ता पलट हो जाता है। ये 3 बातें ईरान के लिए बेहद खास मायने रखती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन हटा दें कि ईरान में खुमैनी अलग हैं और खामनेई अलग। रूहुल्लाह खुमैनी 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के नेता थे और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने थे। 1979 से 1989 तक वे सत्ता में रहे। खुमैनी के बाद 1989 से अब तक जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है अयतुल्लाह अली खामनेई। तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं। एक क्रांति के पिता रहे हैं तो दूसरा क्रांति का सबसे ताकतवर वारिस। एक और बात हम आपको बता दें कि इस वीडियो के स्क्रिप्टिंग के लिए हमने जो रिसर्च की है उसके लिए ज्यादातर सोर्सेज हैं इनसाइक्लोपीडिया इरानिका की वेबसाइट, जनाब खुमैनी की बायोग्राफी जिसे लिखा है बकर मोइन ने, जुआन आराई कोल द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स हैं जो कि फेमस एकेडमिशियन और राइटर हैं, ब्रिटानिका की वेबसाइट भी है और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के कई आर्टिकल्स और खबरों को हमने सोर्स बनाया है। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला। यही है सिरौली गौसपुर तहसील। इसी तहसील में मौजूद है ये किंतूर गाँव। काफी फेमस गांव है। बाराबंकी जिले की ऑफिशियल वेबसाइट भी किंतूर को एक फेमस जगह मानती है। पारिजात वृक्ष की वजह से फेमस है। इसके रीजन कई हैं, लेकिन मैं आपको 2 हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं। पहला, ये जगह 1857 के संग्राम से जुड़ा है। एक्चुअली 1857 के विद्रोह को दबाने के चक्कर में लखनऊ पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो चुका था, लेकिन अवध की आग पूरी तरह से बुझी नहीं थी। इसी आखिरी प्रतिरोध की कड़ी में 6 अक्टूबर 1858 को बाराबंकी के किंतूर में बैटल ऑफ किंतूर लड़ा गया, जहां विद्रोही सिपाहियों और कंपनी की टुकड़ियों जिसमें कि कपूरथला कॉन्टिजेंट भी शामिल था, दोनों की भिड़ंत हुई। अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। किंतूर का दूसरा कनेक्शन है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई से। इसी कनेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इतिहास के कुछ पुराने पन्नों पर। 18वीं सदी के स्टार्टिंग में जब मुगल अंपायर कोलैप्स करने लगा तो उनके ही दरबारी या उनके अधीन दूसरे छोटे क्षेत्रीय राजाओं ने अपने छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर लिए, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, मराठा, सिख, जाट वगैरह। और जब कोई सत्ता टूटती है तो उसके संरक्षण में, उसके पैट्रोनेज में पल रहे कलाकार, धर्माधिकारी और बौद्धिक वर्ग के लोग भी वहां से धीरे धीरे मूव करने लगते हैं और जहां उन्हें कद्र मिलती है, जहां उन्हें संरक्षण मिलता है, जहां उन्हें संतुष्टि मिलती है, वहां जाना वो पसंद करते हैं। ये बात अवध क्षेत्र के लिए भी लागू हुई। एक्चुअली इंसाइक्लोपीडिया इरानिका के मुताबिक अवध के नवाब खुद निशापुर से आए थे। ईरानी शिया मुसलमान थे। ये निशापुर ये ईरान में है। और जब नवाब दिल्ली से अवध शिफ्ट हुए, अवध सत्ता का नया केंद्र बना, तो उन्होंने अपने साथ ईरानी स्कॉलर्स, जूरिस्ट, आर्किटेक्ट, इस्लामी रिलीजियस मैटर एक्सपर्ट्स और पोएट्स वगैरह को भी अवध बुला लिया। उधर ईरान में भी उस वक्त पावर डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे थे, तो वहाँ के भी स्कॉलर्स, जूरिस्ट वगैरह सब धीरे धीरे अवध जैसे इलाकों में शिफ्ट होने लगे। चूंकि ईरानी मूल का होने के कारण अवध में उन्हें इजीली पैट्रोनेज मिल सकता था। अब 2 कल्चर की एसिमिलेशन की वजह से अवध के लोकल लोग भी शिया इस्लामिक विषयों में रुचि लेने लगे और ये पूरा इलाका शिया मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हब हो गया उनके लिए। लोग यहाँ से नजफ, करबला और ईरान जैसे क्षेत्रों में रिलीजियस यात्राएं करने लगे और तमाम अदर तरह की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। जैसे तमाम लोग पढ़ने के लिए जाने लगे, तमाम लोग वहां सेटल होने के लिए जाने लगे। ये पूरी पर्सनेट शिया नेटवर्किंग बन गई। लखनऊ टू नजफ, नजफ टू करबला, करबला टू ईरान, ईरान टू लखनऊ। आज भी ये शिया वर्ल्ड के लिए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कॉरिडोर माना जाता है। अब आते हैं एक और दूसरे पहलू पर। 18वीं सदी के सेकेंड हाफ में जब अंग्रेजों का दबदबा पूरे भारत में बढ़ने लगा तो अवध क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। वैसे तो अंग्रेजों ने अवध का पूरी तरह अनेक्सेशन 1856 में किया था, लेकिन उसके पहले ही यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट बैठाया जा चुका था। नवाब की ताकत लगभग खत्म की जा चुकी थी। जो लोग लखनऊ के हैं उन्हें रेजिडेंसी बिल्डिंग के बारे में जरूर पता होगा।
ये उसी ब्रिटिश रेजिडेंट के रहने की जगह हुआ करते थे। तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से राज्य के अंदर प्रशासन, राजस्व और संरक्षण यानी पैट्रोनेज जैसी चीजों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो जैसे लोग दिल्ली और ईरान से अवध में शिफ्ट हुए थे, ठीक वैसे ही लोग यहाँ से भी मूव करने लगे। स्पेशली रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे, यहाँ से स्टडी प्लस श्राइन सेंटर्ड वर्ल्ड की तरफ यानी धार्मिक केंद्रों की तरफ ये लोग जाने लगे। और वैसे भी धार्मिक स्थल होने की वजह से शिया मुसलमानों का तो आना जाना होता ही था, तो ये लोग हिजरत या जियारत पर जाने लगे। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि हिजरत का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या अपना देश छोड़कर चले जाना, खासकर संकट या उत्पीड़न से बचने के लिए, और या फिर बेटर लाइफ या फिर रिलीजियस फ्रीडम के लिए भी। ये वर्ड स्पेशली पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर्स के मक्का से मदीना की यात्रा के लिए यूज किया जाता है, जो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है एक तरीके से। और जियारत एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है भ्रमण करना या मिलने जाना किसी से। इस्लाम में ये किसी पवित्र स्थान, दरगाह, मजार, मस्जिद या पैगंबरों जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए, उनके परिवार के सदस्यों जिन्हें अहल अल बैत कहता है, या फिर साथियों यानी जिन्हें सहाबा कहते हैं, सूफी संतों और अन्य धार्मिक हस्तियों से जुड़े स्थलों की धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा को कहते हैं, जहां लोग सम्मान पाने, आशीर्वाद पाने या फिर आध्यात्मिक कृपा यानी बरकत पाने के लिए जाते हैं। अब आते हैं असली पॉइंट पर, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल दावा है। यूपी के इस किंतूर विलेज में, जो कि अवध इलाके में है, जिसका जिक्र अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, 1800 ईस्वी के आसपास सैयद अहमद मुसावी हिंदी नाम के एक शख्स का जन्म होता है। मुसावी का जन्म जिस फैमिली में हुआ था वो रेप्यूटेड इस्लामिक स्कॉलर्स की फैमिली थी। आगे चलकर अहमद मुसावी जनाब भी शिया सेक्ट के एक रेस्पेक्टेड रिलीजियस स्कॉलर बन गए। क्योंकि ओरिजिनली मुसावी की फैमिली ईरान के निशापुर से ही आकर यहाँ बसी थी और अवध के नवाब भी वहीं से आए थे, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो नजर आता है। और उस वक्त सत्ता की तरफ से ऐसे लोगों को एक पैट्रोनेज यानी संरक्षण होता था, तो नवाब के दरबार में मुसावी साहब का भी अच्छा खासा रौला हो गया। लेकिन अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के बढ़ते दबदबे की वजह से 1830 के आसपास में मुसावी साहब भी जियारत के लिए निकल गए। पहले वो इराक के नजफ गए। नजफ इराक का एक पवित्र शहर है जो शिया मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ इमाम अली, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और चचेरे भाई थे, इनका मजार है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह, वादी उस सलाम और शिया इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। नजफ से लौटते वक्त अप्रॉक्स 1839 में सैयद अहमद मुसावी हिंदी साहब ईरान के खुमैन इलाके में सेटल हो गए। चूंकि इस्लामिक नॉलेज पर उनकी ठीक ठाक पकड़ थी, इसलिए जल्दी ही पूरे इलाके में वो पॉपुलर भी हो गए। एक और बात, हिंदी टाइटल भी यहाँ काफ़ी कुछ कह देता है। ईरान जाकर भी वे हिंदी कहलाते रहे, यानी भारत से जुड़ाव उनकी पहचान बनी रही। खैर, जब जनाब सैयद अहमद हिंदी ईरान पहुंचे, उस वक्त ईरान पर कजार डायनेस्टी का शासन था, जो 1789 से लगभग 1925 तक रही सत्ता में। सैयद अहमद हिंदी के बेटे हुए मुस्तफा मुसावी, वो भी काफी बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए। उनके टाइम तक ईरान में कजार राज ही चल रहा था। कजार के टाइम पीरियड में ईरान में रूस और ब्रिटेन जैसे देशों का इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंशियल लोगों को फाइनेंशियल कंसेशन दिया जाना और राज्य की कमजोर प्रशासनिक पकड़, ये कुछ वहाँ बड़े इश्यूज चल रहे थे। और आप जानते हैं कि सत्ता की कोई भी चूक विरोधियों को मौका दे ही देती है, या फिर जनता कई बार खुद उठ खड़ी होती है। ऐसा ही हुआ ईरान में भी। मुस्तफा मुसावी के वक्त कजार डायनेस्टी के खिलाफ सबसे पहला बड़ा मास मूवमेंट हुआ टोबैको प्रोटेस्ट 1891-92 में, जहां एक धार्मिक फतवे ने पूरे देश में एक बहिष्कार जैसा माहौल बना दिया। एक्चुअली हुआ ये कि ईरान के शाह, जो कि नासिरुद्दीन शाह थे उस वक्त, उन्होंने 1890 में एक ब्रिटिश कंपनी को 50 साल के लिए तंबाकू का पूरा कारोबार, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट सब कुछ का मोनोपोली दे दिया। इससे वहाँ पर 3 बड़े डर पैदा हुए। पहला, तंबाकू से जुड़े किसान, मजदूर, दुकानदार, बाजार यानी मर्चेंट यानी बहुत बड़ी आबादी की कमाई डायरेक्ट खतरे में आ गई। दूसरा, विदेशी नियंत्रण का गुस्सा था। लोगों को लगा कि उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेक्टर अब अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। इसे राष्ट्रीय अपमान या फिर आर्थिक गुलामी जैसा समझा गया। और तीसरा पॉइंट था राज्य की लेजिटिमेसी पर सवाल। लोगों को लगा कि शाह फॉरेन पावर्स को कंसेशन देकर शायद देश बेच रहे हैं। इस पर वहाँ के सबसे बड़े शिया मर्जा मिर्जा हसन शिराजी ने 1891 में फतवा जारी कर दिया। यही वो स्टेज थी जहाँ जनता ने देखा कि धर्मगुरु प्लस बाजार यानी मर्चेंट्स प्लस आम लोग मिलकर राज्य पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और आगे चलकर ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी बहुत काम आई। तीसरी पीढ़ी में मुस्तफा मुसावी के बेटे हुए रुहुल्लाह मुसावी खुमैनी 1902 से 1989 तक ये रहे। खुमैन क्षेत्र में रहने के कारण इनके नाम के आगे खुमैनी लग गया।
खुमैनी का जन्म हुआ 1902 में और उनके जन्म के कुछ ही साल बाद ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन 1905 से 1911 के बीच की घटना है ये। वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ जिसमें संविधान और संसद बनाई गई। उस संसद को नाम दिया गया मजलिस और कजार शासक की एब्सोल्यूट पावर पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लग गया, रोक लग गया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईरान में राज्य बनाम जनता की राजनीति और तेज हो गई और ये बात भी क्लियर हो गई कि सत्ता को धर्म, मर्चेंट्स यानी बाजार और राजनीतिक गठबंधनों की चुनौती मिल सकती है। इस तरह शाह कमजोर हो गया। 1921 तक आते आते रजा खान की अगुवाई में वहां पर हो गया तख्ता पलट और फिर ईरान में पहलवी डिनेस्टी सत्ता में आई। 1951 तक जैसे तैसे वहां पर चलता रहा, लेकिन ठीक उसी टाइम दुनिया भर में बहुत तेजी से पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे। विश्व युद्ध हो चुका था, साम्राज्यवाद की व्यवस्था ढह रही थी। यूएस, यूके, रसिया, यूरोप सब एक दूसरे को नंगा करने पर लगे थे और अपने आप को पाक साफ बताने पर। इन लोगों का दूसरे देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी तगड़ा इंटरफेरेंस था और ईरान भी इससे अछूता नहीं रहा। हुआ यूं कि 1951 से 53 के आसपास वहां ऑयल रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जैसे अपने यहाँ बैंकों का किया गया था। इसकी वजह से 1953 में वहां विद्रोह हो गया और तत्कालीन पीएम मोहम्मद मुसद्दी हटा दिए गए, यानी मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की पकड़ और मजबूत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि यह घटना यूएस यूके की शह पर कराई गई थी। ये अलग मसला है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। खैर, पहलवी शाह ने ईरान में मॉडर्नाइजेशन प्लस रिफॉर्म्स पर काम करना शुरू किया, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। अब मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स की बात वहाँ के धर्माधिकारियों को पसंद नहीं आई, या जो लोग चाह रहे थे कि जैसी व्यवस्था चल रही वैसी चलती रहे। और इसके सबसे प्रमुख आलोचक थे रुहुल्लाह खुमैनी, क्योंकि वो खुद एक प्रतिष्ठित इस्लामिक स्कॉलर थे और बाद में उन्हीं की नेटवर्क, उन्हीं की आइडियोलॉजी 1979 में क्रांति का एक निर्णायक धुरी बना। तो उनके विरोध की वजह से नाराज होकर पहलवी शाह ने उन्हें 4 नवंबर 1964 को ईरान से बाहर निकाल दिया, एग्जाइल में भेज दिए गए। इसकी वजह से खुमैनी साहब नजफ यानी इराक चले गए, लेकिन देश निकाला के दौरान भी उन्होंने अपनी रिलीजियो पॉलिटिकल थ्योरी वलायत फ़कीह को प्रोपेगेट करते रहे और अपने साथियों के जरिए ईरान के अंदर कांटेक्ट बनाए रखा। विलायत फ़कीह का जो सिद्धांत है इस्लाम में, उसका मतलब है राज्य में एक वरिष्ठ धर्मगुरु होना चाहिए जो पूरे देश का, पूरे संविधान का गार्जियन की भूमिका में हो। इस दौरान खुमैनी साहब पर यह आरोप भी लगा कि वो तो इंडियन ओरिजिन के हैं, विदेशी जासूस है, भारतीय मुल्ला है, लेकिन उन्होंने तमाम लेखों और इंटरव्यूज के जरिए जनता को ये कन्वे किया कि उनकी जड़ें मूलतः ईरान से ही जुड़ी थी। इस तरह शाह के अथॉरिटेरियन रूल, रिफॉर्म से पैदा हुआ असंतोष और ब्रॉड ऑपोजिशन वेव की जो एक लहर चली थी, इससे जनाब खुमैनी ने ईरान के नजफ से कोऑर्डिनेट किया। इस पूरे फ्रेम में वो मेन लीडर बन गए क्योंकि उनके पास धार्मिक वैधता, विरोध का नैरेटिव और एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। एग्जाइल में रहते हुए उन्होंने आंदोलन को दिशा दी, पहले इराक से, फिर 1978 के बाद फ्रांस से। अंत में जनवरी 1979 में शाह को ईरान छोड़ना पड़ जाता है। खुमैनी सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं और फिर इसके बाद तय होती है इस्लामिक रिपब्लिक की दिशा, यानी मौजूदा ईरान की जो व्यवस्था है पॉलिटिकल, और खुमैनी साहब बन जाते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर यानी रहबरे आला। 1989 तक वो शासन में रहते हैं। उनके डेथ के बाद सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभालते हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, जो आज तक सत्ता में है, पावर में है। खामनेई साहब रुहुल्लाह खुमैनी के बेटे नहीं बल्कि ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान उनके सहयोगी थे, सपोर्टर थे। अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट्स आई हैं। वजह थी महंगाई और आर्थिक दबाव। इसी बीच इंटरनेट ब्लैकआउट और कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए। वहां पर कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अलग अलग सोर्सेज अलग अलग नंबर बताते हैं। ब्लैकआउट में स्वतंत्र सत्यापन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी यही कहती है कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर ना बताऊं। कहा यह भी जाता है कि ये सब अमेरिका और यूरोप के इशारे पर हो रहा है। इन चीज़ों पर बात कभी किसी दूसरे एपिसोड में होगी। देखिए, ईरान की पॉलिटिक्स में कई लेयर हैं। पहला, राज्य संस्थान प्लस सुरक्षा ढांचा जो कि मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। दूसरा है आर्थिक संघर्ष से जूझती जनता, और तीसरा एक पॉइंट है रिफॉर्म्स वर्सेस हार्ड लाइन की जो अंदरूनी खींचतान है। एक चाहता है ये गुट कि जैसी व्यवस्था चल रही वैसे चले, दूसरा चाह रहा है कि नहीं, एक तरीके से नई व्यवस्था स्थापित की जाए ईरान में, और चौथा जो बाहर से है यूएस वेस्ट, रीजनल राइवलरी और इंफॉर्मेशन वार। ये सब नैरेटिव को और तेज कर रहे हैं। अभी पूरा इंसिडेंस किधर करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वहाँ पे हार्ड क्रैकडाउन होता है प्लस स्लो बर्न का कोई प्रोसेस अपनाया जाता है तो विरोध तो दबेगा, लेकिन असंतोष अंदर ही अंदर पकता रहेगा। अगर कंट्रोल्ड रिफॉर्म किया गया तो व्यवस्था कुछ आर्थिक सामाजिक रियायतें देकर सांस शायद ले सकती है।
तीसरा जो वहाँ पर पॉइंट है देखने लायक वो सक्सेशन शॉक। खामनेई साहब की उम्र हो गई है लगभग 89-90 साल और उत्तराधिकार का सवाल है कि उनके बाद सत्ता कौन संभालेगा, सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। ये सिस्टम के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है उनके यहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि बाराबंकी का एक कोना शिया दुनिया के सबसे बड़े कॉरिडोर से जुड़ता है और उसी कॉरिडोर की एक यात्रा इतिहास के एक सबसे बड़े राजनीतिक भूचाल तक पहुंच जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने इनपुट दीजिए। और हाँ, बातें यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।